हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। हम जो यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसके प्रीवियस ईयर जो पेपर है पीवाई उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम इसके साथ समझेंगे कि मतलब किस तरीके से जो परीक्षा का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, यानी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है, और उस चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाएं आगे पढ़ने की, थ्योरी पढ़ने के। तो आइए बिना देरी की हम शुरू करते हैं। और जो हमारा मोटो है वो है जेआरएफ से कम कुछ भी नहीं। हालांकि ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, सिमिलरली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अगर यूपी पीएससी पीजीटी देते हैं या जीडीसी देते हैं, जीआईसी देते हैं, या अदर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर पार्टिकल साइंस का एग्जाम आप देते हैं, तो हर जगह ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और हमारा प्रयास होगा कि जब ये जो क्लासेस है ये रेगुलर बेसिस पे आए, और इसके साथ ही मैं थ्योरेटिकल कुछ क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ, अगर आप लोगों का समर्थन रहा तो, जिससे चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से हम स्ट्रेटजी बना के और थ्योरी को पढ़ें, जिससे बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएँ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ और जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएँ। इसके साथ हम किसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर को भी क्वालिफाई कर पाएँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आइए तो हम पहले देख लेते हैं जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये यूजी नेट जो जून सेगमेंट 2024 का उसका पेपर है, और ये है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सेगमेंट का। हम 10 सेगमेंट का अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले सेगमेंट डिस्कस करते हैं आईपीएस सेगमेंट। ओके, जून 2024 का पेपर है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंडर विच प्राइम मिनिस्टर पूछा है कि अंडर विच प्राइम मिनिस्टर 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड। तो आपको पता होगा जो 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो ये जो है, ये जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। आपको पता होगा ये जो है ये 92-93 में हुआ था। ओके, 92-93 में हुआ था। तो आपको पता होगा 92-93 में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी। तो और अगर अटल बिहारी वाजपेयी को देखेंगे तो ये फर्स्ट बार 1996 में बने थे, फिर 1998 टू 2003 तक थे। अगर मोरारजी देसाई को आप देखेंगे तो ये 1977 टू 1979 तक थे। और वीपी सिंह को आप जानते हैं, मंडल कमीशन को लागू करने वाले 1990 में थे। तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका पीवी नरसिम्हा राव, जो हमारे इसको मतलब यहाँ 1991 से 1996 तक थे। और एक लिए इनका और भी बहुत याद है, जो एलपीजी की नीतियाँ थी, एलपीजी पॉलिसीज थी, उसको भी लाने वाले नरसिम्हा सिंह की गवर्नमेंट ही थी। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है पीवी नरसिम्हा सिंह। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी जो ये आपको कोटेशंस नीचे दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से आपको करेक्ट जो है उसको आपको चूज करना है। ओके, तो अब देखिए पढ़िए। फर्स्ट है कि नीति आयोग लाइक प्लानिंग कमीशन वाज आल्सो क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। ओके, पूछ रहा है कि ये बता रहा है कि जो नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की तरह एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू पास किया गया, बनाया गया, इसको क्रिएट किया गया। तो ये तो सही है, आपको पता भी होगा कि 2015 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 हैज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड द एर्लियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर आप देखेंगे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, ये रिप्लेस नहीं करता 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, बल्कि ये इसको थोड़ा वाइड करता है। बिकॉज एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था, वो जो है वो 1996 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिप्लेस करता है। तो ये तो गलत हो गया, ये जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गलत। ओके, सेकंड ऑप्शन है ये गलत, ये है करेक्ट। फिर थर्ड है द इरेलिस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस इन द रशियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओम्समैन। ये कह रहा है कि जो सबसे पुराने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रहे हैं विश्व में, वो भी जो सिटीजन से नागरिकों को जो वो ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए वो रशियन ओम्समैन रहा है। जबकि आपको पता होगा, जबकि ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले इसको स्वीडन लाने वाला है। ओम्समैन को सबसे पहले स्वीडन लाया था 1806 में, 1809 के आसपास लाया था। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ है द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी फर्स्ट एआरसी ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ अप द लोकपाल एंड लोकायुक्त। यानी जो पहली एआरसी है वो लोकपाल और लोकायुक्त के पद को बनाने, इस्टेब्लिश करने की बात करती है। और ये करेक्ट है, ये बात सही है। 1996 में इसने जब रिपोर्ट अपना दिया था तो उसमें ये बातें कही थी उसने। और है द फर्स्ट एआरसी ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय मोरारजी देसाई।
ये भी करेक्ट है, बिकॉज जो फर्स्ट ARC है उसको पहले मोरारजी देसाई हेड करते हैं, लेकिन जब मोरारजी देसाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इसके बाद इसको के हनुमंथैया इसको हेड करते हैं, लीड करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर मतलब मोरारजी देसाई के बाद किसने इसको हेड किया था तो वो के हनुमंथैया होंगे। ओके, तो इसमें आप देखेंगे 2 गलत हैं, तो ए, फिर डी और ई, ए डी ई इज करेक्ट है, तो इस हिसाब से थर्ड इज करेक्ट। ओके, थर्ड इज करेक्ट है। हम आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगे कौन सा है। तो आगे का ये है, अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन है, कंसीडर्ड आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली। यानी जो स्टेट है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो किस ग्राउंड पे जो हमारे सिटीजन्स नागरिक हैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ग्राउंड्स, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप लोग जो आपका आंसर लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, बिकॉज ये पांचों जो ग्राउंड है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग, ये पांचों ग्राउंड के बेस पे जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, चाहे वो मतलब किसी पब्लिक प्लेसेस पे जाने के लिए। ठीक, अगर आप ऐसे ही एक सिमिलर आर्टिकल है आर्टिकल 16, संविधान का आर्टिकल जो 16 है उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बिकॉज जो आर्टिकल 16 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी गारंटी हमको प्रोवाइड करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो सरकारी जो मतलब एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वलिटी की बात करता है, और ये भी कुछ ग्राउंड देता है जिनके बेस पे स्टेट हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। आप देखेंगे जो आर्टिकल 15 है यहाँ पे 5 ग्राउंड को दिया गया है, लेकिन जो आर्टिकल 16 है इसमें 7 ग्राउंड को कंसिडर किया जाता है, जिसमें है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट यानी वंश, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। ओके, ये सारे हैं, तो इसका जो है डी है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है अरेंज द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहे हैं, जो संविधान संशोधन रहे हैं, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाना है, क्रम वाइज बैठाना है, जो डेट जिस हिसाब से वो आए हों। तो फर्स्ट है अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल एंड एडिशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी संविधान में ये कब, ये प्रीएम्बल को संशोधन करके ये वर्ड कब, यूनिटी इंटीग्रिटी वर्ड कब जोड़े गए, तो आपको पता होगा ये जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1996 में जोड़ा गया था। इसके साथ ही संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड भी जोड़ा गया था, आपको पता होगा। इसके बाद है मैथिली एडेड एज ए लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मैथिली को 8वें संविधान में शामिल किया गया, कब शामिल किया गया आपको बताना है। तो आपको पता होगा तो भारतीय संविधान है उसमें शुरू में 1950 में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। जो शेड्यूल 8 है भाषा संबंधित, तो उसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। फिर 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में ऐड किया गया। उसके बाद आता है 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया जाता है, टोटल 18 भाषा हो जाते हैं। इसके बाद 2003 में होता है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अकॉर्डिंग बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया जाता है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो कितना डीप जा रहा है, मतलब डीप जाके पूछ रहा है। शेड्यूल ये नहीं पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा शेड्यूल भाषा संबंधित है, बल्कि भाषा के अंदर जो प्रोविजन दिए गए उससे भी पूछ रहा है। तो आपको डीप जाके पढ़ना होगा, इसको आप समझिएगा। तो फर्स्ट 1996 हो जाएगा। सेकंड मैथिली को देखेंगे तो मैथिली को ऐड किया गया था 2003 में 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो 2003 हो जाएगा सेकंड। फिर है सी है कोंकणी एडेड एज ए लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा कोंकणी को ऐड किया गया था, तो इसे कब मैंने आपको बताया कि कोंकणी को 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में शामिल किया गया था। तो कोंकणी को 1992 में शामिल किया गया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे द कोऑपरेटिव सोसाइटी इंसर्टेड एज आर्टिकल 243ZH, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का व्यवस्था कब किया बेसिकली। तो आप देखेंगे जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा है 2011 में, उसने जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, और इसके लिए हमें संविधान में एक नए भाग को ऐड किया जाता है जिसको भाग 9 भी कहते हैं। और इसके साथ ही एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 19(1)(c) जो है वो भी हमको ये राइट्स प्रोवाइड करता है। तो ये 2011 हो जाएगा।
और उसके बाद होता है ओमन रिजर्वेशन एक्ट, तो आप लोग जानते हैं 2023 में आया था। तो इस हिसाब से सबसे पहले हो जाएगा आपका ए के बाद आपका हो जाएगा सी, ए के बाद सी आप देखेंगे तो बेसिकली 4 है, ए के बाद सी बेसिकली 4 में ही दिया हुआ है। देन हम आगे चलते हैं तो देखेंगे हु वाज द स्पीकर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग द जनता पार्टी रिजिम। तब ये सिर्फ देखिए, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी सरकार है जो फर्स्ट बिना कांग्रेस की सरकार रिसेंट, ऐसा नहीं पूछ रहा है, ये उस समय के उनको पूछ रहा है जो स्पीकर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब क्वेश्चंस का लेवल क्या है, अंदर जा रहा है क्वेश्चन, डीप पूछ रहे हैं। तो हु वाज द स्पीकर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग जनता पार्टी रिजिम, तो आप देखेंगे तो उस समय जो थे केटी हेगड़े साहब जनता पार्टी रिजिम के समय स्पीकर रहे हैं। ठीक, चलते हैं हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस कैसे हैं। आगे क्वेश्चन रहे हैं, तो अब देखिए हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु बनने के बाद पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो इसके सीएन अन्नादुरई, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, सीएन अन्नादुरई है। फिर है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सुकुमार सिंह, आपको ही पता होगा। नेक्स्ट है अंदर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन, मतलब किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन को फॉर्मुलेट या स्टेब्लिश किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो वो आपको पता होगा आर्टिकल 280 के तहत। ठीक, नेक्स्ट है विच चीफ मिनिस्टर वाज रिमूव फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय द यूज या मिस यूज ऑफ आर्टिकल 335, तो आपको पता होगा जो केरल के थे EMS नंबूदिरीपाद को सबसे पहले हटाया गया था। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें आपको समस्या नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, भारतीय संविधान के संबंध में आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको देखना है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द PM, आपको क्या जो गवर्नर है वो PM के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो आपको पता होगा ये गलत है, बिकॉज गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या कहता है, नियुक्त किया जाता है, आपको ये पता होगा। ओके, इसके बाद है द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉर्मल सी बात है, अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। फिर है द चेयरमैन ऑफ UPSC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इज आल्सो करेक्ट। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इट इज आल्सो करेक्ट। एंड नेक्स्ट है द जज ऑफ हाई कोर्ट्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये इनकरेक्ट, बिकॉज इनको भी जो है सुप्रीम कोर्ट का मतलब प्रेसिडेंट ही इनको भी वो करता है, अपॉइंट करता है, तो आपको ये पता ही होगा। ओके, और जो गवर्नर है उसको जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 155 के थ्रू वो करता है, अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल की बात 76 में की गई, आर्टिकल के 76 में की गई है। इसके बाद जो चेयरमैन है UPSC के, उनको देखा जाए तो इनको आर्टिकल 316 316 के तहत इनको नियुक्त किया जाता है। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के हैं 1 2 4 क्लास 2 जो है उसके तहत किया जाता है, और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको आर्टिकल 217 के तहत नियुक्त किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको पता है, तो ए गलत हो जाएगा। इसके बाद बी अटॉर्नी जनरल इज करेक्ट, देन B, C and D, B, C, D इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन, जो ये आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है इसको कब फॉर्म किया गया था, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये 1932 में इसको फॉर्म किया गया था, जो आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है इसको 1932 में फॉर्मुलेट किया जाएगा। इसमें देखेंगे जो 1932 में एक प्रो कांग्रेस लीडर थे, आप इनको याद करिएगा, शेख अब्दुल्ला साहब इसको फॉर्मुलेट करते हैं, इसको मतलब ये इसको फॉर्मुलेट करके डिमांड करते हैं जो कश्मीर है उसको ब्रिटिश इंडिया के साथ मर्जर का ये डिमांड करते हैं। और फिर 1939 में इसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी आज कश्मीर में गवर्नमेंट भी आप जानते होंगे। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स विथ दियर ईयर ऑफ एब्लिशमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हमें जो ये हाई कोर्ट्स दिए हैं
इनके स्टेब्लिश होने के क्रम में आपको देखना है। तो आपको मणिपुर पता है, मणिपुर का जो हाई कोर्ट रहा है 2013 में इसको दिया गया, स्थापित किया गया। गुजरात का मालूम पड़ता है 1960 में, गुजरात 1960, फिर मध्य प्रदेश 1951, राजस्थान 1969। इस हिसाब से आप देखेंगे तो राजस्थान 49 सबसे फर्स्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, तो डी के बाद सी, डी सी, फिर बी गुजरात, उसके बाद सिक्किम, फिर मणिपुर। सिक्किम जब भारत का राज्य बन गया उसके बाद इसको शामिल किया गया, ठीक है। और भारत का राज्य का बनाव को मालूम होगा 74 जो है ये 34-35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974-75 में, ओके। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। आगे देखिए, तो विच पॉलिटिशियन हैज बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ 2 स्टेट्स। मतलब अब जो स्टेट पॉलिटिक्स है उससे भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, तो आप इसको देखिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पूछा है विच पॉलिटिशियंस बिकम द चीफ मिनिस्टर 2 स्टेट की बात कर रहा है। तो इसमें कर्पूरी ठाकुर का वो पता होगा, ये बिहार के सीएम रहे, ज्योति बसु रही हैं पश्चिम बंगाल की, शरद पवार तो शायद सीएम नहीं रहे पर ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन है। इसके बाद एनडी तिवारी, एनडी तिवारी जो है ये 2 स्टेट के सीएम रहे हैं। एनडी तिवारी को आप लोग देखेंगे तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के सीएम ये 3 बार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम 3 बार रहे हैं। और टाइम अगर देखेंगे तो 1976 टू 1977, 1984 टू 1985 और 1988 टू 89, ओके। और इसके बाद फिर ये अलग हो जाता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, तो 2002 से 2007 तक भी सीएम रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एनडी तिवारी साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर पंडित नेहरू विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3rd टाइम इन रो आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर फुल टेन्योर। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा कौन सा पीएम है जिसने 2 साल का पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है। तो आपको पता ही होगा कि 3rd टाइम पूछा, ये 3रे नंबर पे पूछा है, 3rd रो पे पूछा है, 3rd रो पे, ओके। तो तीसरे पे गए हमारे मनमोहन सिंह जी, बिकॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे वही रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2nd इंदिरा गांधी जी, 3rd रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, और 4th रहे हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एज पर दियर फॉर्मेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको आपको बैठाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये कब आई है, ओके। इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले जनता दल, जो जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी है, ये आई थी 2003 में। जो जेडीयू है वो 2003 में आई, एएमटीसी जो है 1998 में आई, टीडीपी 1982 में आई, और जो असम गण परिषद है वो 1985 का जो असम अकॉर्ड है उसके थ्रू, और डीएमके 1949 में आई। तो सबसे पहले जाएगा डीएमके, पहले ई आएगा, ई2 में, इसी में ई है तो ई करेक्ट हो जाएगा। ई के बाद सी आएगा, तेलुगु देशम पार्टी 1982, उसके बाद आएगा असम गण परिषद 1985, उसके बाद आएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, और फिर जनता दल यूनाइटेड आएगा 2003, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। कब इसको पास किया गया, तो आपको पता होगा, जो जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो 1976 इसका सही आंसर है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप भी जानते होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर दियर टेन्योर। इसमें दिया है कि जो ये प्राइम मिनिस्टर को दिया हुआ है इनका टेन्योर के हिसाब से आपको लगाना है। तो आपको पता होगा कोई मोरारजी देसाई, इसमें देखेंगे चंद्रशेखर को आप देखेंगे, चंद्रशेखर जी जो पीएम रहे हैं वो 1990 से 1991 तक रहे हैं, ठीक। 1990 से 1991 तक चंद्रशेखर जी रहे। एच.डी. देवगौड़ा को आपको पता है 1996 टू 1997 रहे हैं। वीपी सिंह को भी पता होगा 1989 टू 1990 तक रहे हैं, ठीक, वीपी सिंह। और जो मुरारजी चरण सिंह रहे 1979 टू 1980 तक रहे हैं, और मुरारजी देसाई जो हैं वो 1977 टू 1979 तक रहे। यानी जो मुरारजी देसाई आपको पता होगा फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम इन इंडिया रहे हैं। तो सबसे पहले ई हो जाएगा, ई ज़्यादा जगह है। ई के बताएगा, इनके बताएंगे चरण सिंह 1979 टू 1980, ई के बाद डी जो है, उसके बाद आएंगे वीपी सिंह, ई डी सी, तो ये करेक्ट है, ओके, ई डी सी। उसके बाद आएंगे चंद्रशेखर फिर देवगौड़ा, ओके, दीज आर करेक्ट। हम
आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोग पढ़ पाएं। तो फर्स्ट है चूज द इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट चूज करना, ठीक। चूज द इनकरेक्ट आंसर रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान से संबंधित आपको जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उनको आपको चूज करना है। दिया है प्रोविजन रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 312। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसको 312 आर्टिकल में मेंशन किया गया है, आपको देखना है, बिकॉज ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 342A। 342A की बात किया गया है यहाँ पे, जबकि ये गलत है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उनको आर्टिकल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उनको आर्टिकल 323A में शामिल किया गया है, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो जो बी है ये इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोविजन रिलेटेड टू इंटर स्टेट काउंसिल आर मेंशन इन आर्टिकल 244। तो इंटर स्टेट जो काउंसिल है आपको पता होगा, उसके बारे में भी आर्टिकल 263 मेंशन है। तो जो सी है आल्सो इनकरेक्ट। फिर डी है प्रोविजन रिलेटेड टू फैसिलिटीज फॉर इंस्टीट्यूशंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज इन नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी गलत है, बिकॉज जो प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी स्टेज पे जो मदर टंग में एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेजिंग की बात की गई है, भारतीय संविधान में कहा गया है। और इसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 350 से ये बात कहता है कि जो स्टेट है वो फैसिलिटेट करेगा वहाँ के बच्चों को कि वो जो मदर टंग है उसमें प्राइमरी स्टेज तक पढ़ पाएँ। और नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज आर मेंशन इन आर्टिकल 368। ये भी गलत है, बिकॉज जो प्रोविजन है लैंग्वेज के लिए वो आर्टिकल 343 से 350 तक है, 351 तक है। ओके, तो ये भी गलत है, बिकॉज 368 में तो संसद के शक्तियों की बात की गई है जो अमेंडमेंट को लेकर। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट आप देखेंगे तो फर्स्ट करेक्ट है, ए को छोड़ के बाकी सब सही है। बी सी डी यानी इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ये सारे सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज कन्वर्टेड टू नीति आयोग। इट्स नॉर्मल, आप भी जानते होंगे नीति आयोग 2015 में। नीति आयोग से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, हम देख रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज कन्फर्ड विथ क्लासिकल स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो ये लैंग्वेज है क्लासिकल, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा कब गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट किया। ओके, तो इसमें देखेंगे तो आप सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज में सबसे पहले तमिल इज फर्स्ट 2004 में इसको एक्सेप्ट किया गया, तो तमिल पहले आएगा। तमिल के बाद आएगा संस्कृत 2005 में, तमिल सी सबसे पहले होगा, उसके बाद डी, ये करेक्ट है। फिर अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले तमिल आया 2004 में, फिर संस्कृत आता है 2005 में, फिर तेलुगु और कन्नड़ ये दोनों आते हैं 2008 में, उसके बाद मलयालम आता है 2013 में, उड़िया आता है 2014 में, फिर मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को अभी रिसेंटली 2024 में एक्सेप्ट किया गया है एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। ओके, तो आपको शायद पता हो गया होगा। फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। Which Indian president inaugurated newly restored सोमनाथ टेम्पल? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, आपको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद जी इसको इनागुरेट किए थे। नेक्स्ट है इन विच ईयर बर्मा वाज बाइफरगेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो आपको पता होगा जो 1935 का आर्टिकल था उसके माध्यम से 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, बर्मा को भारत से अलग कर गया था। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन स्पिट में भी पूछा गया था, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन है द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विथ हाई पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट विच आर्टिकल मेंशन इट। बेसिकली आप कह सकते हैं कि पंचायती राज की बात किसमें की गई है, तो आपको पता होगा कि डीपीएसपी का आर्टिकल 40 है, इसमें इसकी बात की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which article of the Constitution makes special provision for the administration of certain area called scheduled area? ओके, अब बताना है कि इसे कौन सा आर्टिकल है जो शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो आर्टिकल है 244A, बिकॉज आप जानते हैं जो आर्टिकल 249 है, ये जो राज्यसभा जब नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे किसी प्रस्ताव को पास करते 2/3 बहुमत से, तो जो संसद है वो स्टेट पे कानून बना सकता है, स्टेट की जो शक्ति है उस पर भी कानून बना सकते हैं। और 356 की 353 की बात तो आपको पता ही होगा कि जो सेंटर है वो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके लिए कानून बना सकता है, जो स्टेट की शक्ति को भी वायलेट कर जाती हैं वो मान्य होती हैं। और फिर जो आर्टिकल 259 है, ये बेसिकली ये था कि जो फर्स्ट जब संविधान लागू हुआ था 1956 के पहले, तो भारत के राज्यों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, A, B, C, D। तो इसमें जो भाग बी के राज्य थे उनमें सशस्त्र बलों से संबंधित था ये आर्टिकल, जिसको 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा निश्चित कर दिया, हटा दिया गया। तो अभी तो ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा। नेक्स्ट है, इन इंडिया द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंटेड द पाटस्कर कमेटी इन 1954 टू एग्जामिन द इश्यू ऑफ, मतलब बेसिकली जो पाटस्कर कमेटी है, ये किस लिए एग्जामिन की गई थी, किस लिए इश्यू की एग्जाम, किस चीज़ की एग्जामिन के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। तो बेसिकली इसका डायरेक्ट आंसर है डेलीगेट लेजिस्लेशन। यहाँ पे जो भी आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर है, ओके, करेक्ट आंसर है। जो आंसर, जो संशोधन आंसर क्या है उसके बाद जो आंसर्स दिए गए उसके बाद का। आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर्स, जो लोकसभा के स्पीकर हैं एज पर दियर टेन्योर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आपको लगाना है इनके टेन्योर के हिसाब से। तो आपको देखेंगे इसमें जीवी मौलंकर, ये फर्स्ट हमारे स्पीकर रहे हैं जीवी मौलंकर। ये जो जीवी मौलंकर हैं ये रहे हैं 1952 से 1956 तक, संविधान लागू होने के बाद जो फर्स्ट चुनाव हुआ। हालांकि इसके पहले भी ये थे, ध्यान रखिएगा 1950 जब संसद के रूप में संविधान सभा कार्य कर रहे थे तभी हेड तो यही थे, ध्यान रखिए स्पीकर यही थे, ओके। लेकिन संविधान लागू होने के बाद जब फर्स्ट चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ तो 1952 से 1956 तक थे जीवी मौलंकर। अगर पी.एस. संगमा को आप देखेंगे तो 1996 टू 1998 तक थे। ओम बिरला अभी प्रेजेंट में है। नीलम संजीव रेड्डी को अगर आप देखेंगे तो 1967 में पहली बार थे, फिर तो 1977 में दूसरी बार थे। और मीरा कुमार को आप देखेंगे तो फर्स्ट महिला स्पीकर भी रही हैं, आप ध्यान रखिएगा, जो 2009 से 2014 तक रही हैं। इस हिसाब से जीवी मौलंकर पहली बार हो जाएंगे। जीवी मौलंकर के बाद आएंगे पी.एस. संगमा, इसके बाद जीवी मौलंकर के बाद आएंगे नीलम संजीव रेड्डी साहब, ए के बाद आएंगे डी, तो बेसिकली ये हो जाएगा ए डी, बिकॉज इसके बाद बी आएंगे पी.एस. संगमा, फिर मीरा कुमार आएंगे, फिर ओम बिरला जी आएंगे, ओके। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अरेंज द फॉलोइंग कमीशन ऑफ इंडिया एज पर दियर ईयर ऑफ फॉर्मेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो ये कमीशंस दिए हुए हैं इनको आपको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और ध्यान रखना है कि ये कब बने हैं उस हिसाब से। इसमें अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत 1992 में ही स्थापित किया गया था। तो आप देखेंगे जो नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट 1992 है, इसके द्वारा पहली बार 5 जो रिलीजियस कमिटीज हैं उनको जो है माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया था, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियन यानी पारसी को शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा जैन को उस टाइम पे नहीं दिया गया था, ओनली 5 को दिया गया था। फिर देखेंगे 27 जनवरी 2014 को जो गवर्नमेंट इंडिया है वो नोटिफाई करती है जैन्स को 6th माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 1992 फर्स्ट। सेकंड है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसके बारे में पूरा हिस्ट्री आपको बता देते हैं। तो जनरल कमीशन जो शेड्यूल कास्ट है, अगर इस हालांकि इसको तो स्टैब्लिश 2004 में किया गया था, और एक संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो ये है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बेसिकली अगर नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं मैं बता दूं, जो फर्स्ट नेशनल कमीशन कह सकते हैं इसको स्टैब्लिश किया था सबसे पहले जो 1978 में,
गवर्नमेंट इंडिया द्वारा एक रेजोल्यूशन से इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इस समय एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया था इसके लिए, ठीक। और इसके लिए संविधान जो संसद है और संविधान के आर्टिकल 338 का इस्तेमाल करती है। फिर इसके बाद इसको 1990 में एक स्टैट्यूटरी कमेटी बना दिया जाता है 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक। और जो ये स्पेशल ऑफिसर होता है उसको हटा दिया जाता है, उसको हटाकर इसे मल्टी मेंबरल एक कमीशन बना दिया जाता है। और फिर 2003 जो, हालांकि देखो इस समय तक जो नेशनल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों साथ रहते थे कमीशन, ठीक। फिर 2003 में क्या करते हैं, दोनों को फैब्रिकेटेड कर दिया जाता है टू सेपरेट बॉडीज, एक हो जाता है NCSC और एक NCST, ठीक। तो इसका 2004 हो जाएगा इसका। और फिर जो ये है नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005, तो आपको पता ही है। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो नेशनल कमीशन है वो चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, इसको बेसिकली 2007 में किया गया था। जो इसके लिए एक्ट था वो NCPR जो एक्ट आया था 2005 में आया था। तो फिर नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये भी 1992 में आया था, हालांकि जो आर्टिकल है वो 1990 में ही आया था। इस हिसाब से देखेंगे तो जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है वो नेशनल वुमेन कमीशन है, ये दोनों एक ही साल में आए थे। तो एक बार हम देख लेते हैं करके, अगर ई को करें, ई के बाद ए, एक बात भी है नहीं, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो ए होगा, बिकॉज जो नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन वो 1992 और नेशनल वुमेन कमीशन इज आल्सो established in 1992. तो 1992 then 1992 then National Schedule Caste, National Commission for Schedule Caste 2003, then National Information Commission 2005 और National Commission for Protection of Child Rights 2007. These are correct. Okay. Then arrange the acts related to implementation of DPSP in chronological order. DPSP को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो वो लाए गए हैं, एक्ट्स लाए गए हैं, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाना है। तो द बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, जो बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट है वो 1976 में आया था, ठीक। फिर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट वो 1986 में आया था, और 2006 में इसको अमेंड भी किया गया, इसको वाइडर किया गया है। Then the Trade Union Act, the Trade Union Act also come in 1926 in colonial India time पे आ गया था। Then Minimum Wage Act, Minimum Wage Act जो 1948, then Mines Act 1952। तो सबसे पहले हो जाएगा the Trade Union Act, C is first 2 time, then Minimum Wage Act, D, C, D is correct। The Mines Act 1952, then the Bounded Labor System Abolition Act 1976, then the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. Then read carefully the following statement regarding fundamental duties in Indian Constitution and choose the incorrect। इनकरेक्ट पूछा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा, आंसर पूछा है। तो फर्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में शामिल किए गए थे, और फॉर रिकमेंडेशन ऑफ समर सिंह कमेटी। देन पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज पार्लियामेंट तो किसी भी चीज़ में संशोधन करता थी बस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, बाय इनफोर्स ऑफ केशवानंद भारती केस। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड बाय रिट, इट्स आल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज इसको रिट के माध्यम से वो नहीं कह सकते, इन्फोर्स नहीं किया, बिकॉज ये सिर्फ एक कह सकते हैं, इसका कोई लीगल इन्फोर्स भी नहीं है। देन है देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर्टिकल 51A, बिकॉज इसको रिट के माध्यम से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इन्हें देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर्टिकल 51A, ये भी ये तो करेक्ट है, डी इज करेक्ट। देन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज इन वन ऑफ द फॉलोइंग
important fundamental duty. It is incorrect also. तो A, B, C, E. A, B, C is all incorrect. Who was the chairman of 15 फाइनेंस कमीशन? 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है एनके सिंह, और करंट में चल रहा है 16 फाइनेंस कमीशन है। 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया साहब। अरविंद पनगड़िया साहब also the chairman of 16 finance commission. Then is last questions. Arrange the following events in the chronological order. Non-cooperation movement in 1920, civil disobedience movement 1930, Pune Swaraj accepted as the goal of Congress at Lahore Congress 1929, Champaran movement 1917, patient movement in Kheda and worker movement in Ahmedabad 1918. Then first is Champaran movement 1917, then patient movement Kheda movement, then 1918, then non-cooperation movement 1920, then Pune Swaraj 1929, then civil disobedience 1930. Okay, then D is correct. As the following states into descending order as their number of member legislative assembly. तो आपको दिखाना है सबसे ज़्यादा यहाँ पे है उत्तर प्रदेश 403, ए इज फर्स्ट इसमें है। देन आएगा अब मध्य प्रदेश और तमिलनाडु दोनों सेम है। अगर हम तमिलनाडु लेते हैं देन तमिलनाडु, देन मध्य प्रदेश बिकॉज दोनों 243 दोनों में है। देन राजस्थान 200, देन असम में सबसे कम है 126, बाकी तमिलनाडु और जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे 234 है। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस। तो आपको समझना होगा कि कैसे आ रहा है। जैसे जो नेशनल वुमेन कमीशन है, अगर नेशनल वुमेन कमीशन है तो आपको पता होना चाहिए नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट है वो 1990 में आया था और 1992 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं जिसमें एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन जिसको नॉमिनेट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, देन 1 मेंबर सेक्रेटरी होता है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट वो करती है, अपॉइंट करती है। देन 5 मेंबर्स होते हैं उसको 5 को सेंटर जो गवर्नमेंट है वही नॉमिनेट करती है या नॉमिनेट करती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें से एटलीस्ट एक या SC या ST कमीशन, ST या SC बैकग्राउंड से होना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए। जैसे भी आप देखते हैं चाइल्ड के बारे में, तो आप चाइल्ड के बारे में सारे आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट हो गया, फिर प्रोविजन ऑफ बाउंडेड लेबर हो गया, और भी जो मतलब चाइल्ड से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और जो एक्ट आए हैं उसको आपको याद होना चाहिए, जिससे आप लगे कि हाँ मेरी जो तैयारी है, जो मेरी प्रिपरेशन है वो है, मतलब क्वेश्चंस देख रहे हैं तो तह तक जा रहे हैं। और एक ऑप्शन या चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखिए, मतलब एक ऑप्शन से करेक्ट मत करिए, चारों ऑप्शन से करेक्ट करिए। जैसे आपने फाइनेंस कमीशन पढ़ा तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को हेड किसने किया, टेन्योर क्या उसका रहा है, फिर करंट में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके हेड कौन है और कब तक ये रहा है। फिर आप ये भी देखिए, ध्यान दें कि इसका रिकमेंडेशन क्या है, बिकॉज डीप भी क्वेश्चन जा सकता है, इसके रिकमेंडेशन क्या रहे हैं आप उसको भी ध्यान रखें। ये सब ध्यान रखें, मतलब अगर आपको JRF करना है नॉर्मल सी बात है, आपको फैक्ट नॉलेज से तो नहीं होने वाला है। फैक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान रखना कि आपको डीप में जाके पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा सारे पोर्शंस को। 10 के 10 यूनिट जो दिए हुए हैं इन सेकंड पेपर एंड आल्सो फर्स्ट पेपर आल्सो, आपको दोनों पेपर आपको डीप में जाके पढ़ना होगा, जिससे आप बहुत से क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल क्या कट ऑफ जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपने स्ट्रेटजी को बनाना होगा। और इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके पहली बार आए हो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जोड़ सकें। और इस पर हमें एक नियमित क्लास लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक नियमित अंतराल पे क्लासेज आते रहें, और हम इसमें थ्योरेटिकल कुछ क्लासेस भी दें, जिससे मतलब आप उस वे में पढ़ पाएँ जिस वे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस वे में थ्योरी को हम उस हिसाब से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए तब तक मिलते हैं किसी और सेगमेंट में। आप लोग पढ़िए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, आप लोग अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें, ओके, कि आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं। ओके, थैंक यू।